सर्दियों की उस रात चंपापुरा गांव पूरी तरह शांत था। गांव की छोटी छोटी गलियां खाली थीं और हर तरफ एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। हवालदार रमेश अपने दैनिक गश्त पर निकला था। उसकी लाठी की आवाज अकेलेपन में गूंज रही थी, मानो वह अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हो। रमेश चंपापुरा पुलिस थाने में 4 साल से तैनात था। गांव के लोगों के साथ उसका रिश्ता दोस्ताना था, लेकिन वह अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार और सख्त था। गांव की हर गली और हर कोने से वह अच्छी तरह परिचित था, लेकिन आज का वातावरण कुछ अलग था। उसने अपनी टॉर्च के सहारे चारों तरफ नजर दौड़ाई। ठंडी हवा उसकी वर्दी के भीतर तक घुस रही थी। गांव के हर दरवाजे और खिड़की पर ताले लगे हुए थे। तभी उसके वायरलेस सेट पर आवाज आई, रमेश, जंगल के पास कुछ संदिग्ध गतिविधि की खबर मिली है, सतर्क रहो। चंपापुरा के जंगल की कहानी हर कोई जानता था। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में अजीब घटनाएं होती हैं। लोग वहां जाने से डरते थे। कई सालों से जंगल के बारे में अंधविश्वास की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहानियों में एक तांत्रिक का जिक्र था जो वहां काली साधना करता था। रमेश ने वायरलेस का जवाब दिया, ठीक है, मैं जांच करता हूं। वह जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने गांव का आखिरी घर पार किया, जंगल का घना साया उसके सामने फैल गया। अंधेरा इतना घना था कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी कुछ ही कदम तक जा रही थी। ठंडी हवा के साथ सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट और कुछ दूर पर उल्लू की आवाज माहौल को और भी भयावह बना रही थी। जंगल में कदम रखते ही रमेश को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने अपने दिल की धड़कन पर काबू पाने की कोशिश की और अपने कदमों को तेज किया। तभी उसे झाड़ियों के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा। आवाज किसी औरत की लग रही थी, करुण, दर्द भरी और बेहद डरावनी। वह झाड़ियों के करीब गया, टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रमेश थोड़ा सहमा, लेकिन अपने डर को छिपाकर आगे बढ़ा। जैसे ही वह मुड़ा, उसे पीछे से झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की बैटरी भी कमजोर पड़ने लगी। तभी उसे पेड़ों के बीच से एक साया भागता हुआ दिखाई दिया। वह साया इंसानी था, लेकिन उसकी चाल असामान्य थी। रमेश ने उसका पीछा करने का सोचा। वह साया तेजी से पेड़ों के पीछे गायब हो गया। रमेश ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। उसके कदम भारी हो रहे थे और उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से पलटा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था, पर एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और वह महसूस कर सकता था कि कोई अदृश्य चीज उसके आसपास है। जंगल से लौटते वक्त रमेश का सामना एक बूढ़े आदमी से हुआ। वह आदमी अपनी लकड़ी की लाठी पर झुका हुआ था और उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। तुम जंगल में गए थे हवालदार? बूढ़े ने पूछा। हां, कुछ संदिग्ध गतिविधि की सूचना थी, रमेश ने जवाब दिया। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, बूढ़े ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी। क्यों? क्या यह जंगल अभिशप्त है? रमेश ने हंसते हुए पूछा। यह अभिशप्त नहीं, बल्कि जागृत है, बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यहां जो तांत्रिक साधना करता था, उसकी आत्मा आज भी भटकती है, और जो भी उस जंगल में जाता है वह उसकी नजरों से बच नहीं सकता। रमेश ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बूढ़े की आंखों में डर साफ झलक रहा था। बूढ़े ने रमेश को चेतावनी दी, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो उस जंगल से दूर रहो। उस रात रमेश वापस थाने पहुंच गया, लेकिन उसके मन में अजीब सवाल उठ रहे थे। जंगल का वह साया कौन था और उस बूढ़े आदमी की बातें क्या सच हो सकती थीं? रमेश ने उस रात ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन उसने तय किया कि अगली बार वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी डर का सामना क्यों न करना पड़े। रमेश, कल रात तुमने जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनी, क्या था वो? रमेश ने बात को हंसी में उड़ा दिया। कुछ नहीं सर, शायद हवा का खेल था, लेकिन अंदर से वह जानता था कि जो उसने देखा और महसूस किया वह हवा का खेल नहीं था।
2 दिन बाद थाने में एक महिला आई। वह अपने 18 वर्षीय बेटे रवि के लापता होने की शिकायत करने आई थी। महिला ने बताया कि रवि आखिरी बार गांव के जंगल के पास देखा गया था। साहब, मेरा बेटा हर शाम दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन उस दिन वह जंगल के रास्ते पर चला गया और वापस नहीं आया, महिला ने रोते हुए कहा। रमेश ने उसे सांत्वना दी और लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली। इंस्पेक्टर राठी ने तुरंत टीम बनाई और रमेश को जांच का जिम्मा दिया। रमेश, तुम जंगल के करीब रहते हो, यह तुम्हारे लिए सही केस है, लेकिन याद रखना, सतर्क रहना। रमेश, 3 सिपाही और गांव के 2 लोग जंगल की ओर गए। सभी के हाथ में टॉर्च और हथियार थे। दिन का उजाला धीरे धीरे कम हो रहा था और सूरज के ढलते ही जंगल का साया और गहरा लगने लगा। जंगल में घुसते ही सबने महसूस किया कि वहां एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई आवाज नहीं हो रही हो। पक्षी, जानवर सब गायब थे। कुछ दूर चलते ही टीम को पेड़ों के पास मिट्टी में अजीब निशान दिखाई दिए। निशान बड़े और गहरे थे, जैसे किसी ने वहां कुछ खींचा हो। यह तो किसी को घसीटने के निशान लगते हैं, रमेश ने कहा। उन्होंने निशानों का पीछा किया और थोड़ी देर बाद एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। वहां कीचड़ में एक चप्पल पड़ी थी। यह रवि की चप्पल हो सकती है, गांव के आदमी ने कहा। रमेश ने चप्पल उठाई और अपने दिमाग में सवालों की कड़ी जोड़ने की कोशिश की। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। पास के पेड़ों से सूखी पत्तियां गिरने लगीं और ऐसा लगा जैसे हवा में कुछ फुसफुसाहट हो रही हो। तालाब के पास से ही एक पुराना रास्ता खंडहर की ओर जाता था। रमेश ने फैसला किया कि उन्हें उस रास्ते की जांच करनी चाहिए। खंडहर में घुसते ही सभी को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां की दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक टूटी फूटी वेदी थी और चारों तरफ सूखे फूल और राख फैली हुई थी। यह जगह तो तांत्रिकों के लिए इस्तेमाल होती होगी, सिपाही विजय ने कहा। रमेश ने देखा कि दीवार पर किसी ने खून से कुछ लिखा था। शब्द पुराने और अस्पष्ट थे, लेकिन एक वाक्य साफ पढ़ा जा सकता था। काली रात के बाद सबको लौटना होगा। यह वाक्य पढ़कर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। काली रात के बाद सबको लौटना होगा। यह वाक्य पढ़कर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही रमेश ने वेदी को छुआ, खंडहर में तेज हवा चलने लगी। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगी और अजीब सी गंध चारों तरफ फैल गई। यहां कुछ गड़बड़ है, जल्दी बाहर निकलो, रमेश ने सभी से कहा। टीम खंडहर से बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रमेश पलटा तो उसने देखा कि खंडहर के दरवाजे पर एक काले साये की आकृति खड़ी थी। वह आकृति इंसानी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था। तुम यहां क्यों आए हो? उस साये ने गूंजती हुई आवाज में पूछा। रमेश ने अपनी बंदूक निकाली और सावधानी से पूछा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? लेकिन वह साया धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे वह हवा में घुल गया हो। सभी सिपाही डर के मारे कांपने लगे। ये क्या था साहब? सिपाही रमेश से पूछने लगे। रमेश ने खुद को संभाला और सभी को वापस थाने चलने का आदेश दिया। जब टीम वापस लौटी तो गांव में यह बात फैल चुकी थी कि जंगल में कुछ असामान्य हो रहा है। लोग कहने लगे कि जंगल का अभिशाप फिर जाग गया है। रमेश ने अपनी रिपोर्ट इंस्पेक्टर राठी को दी। सर, खंडहर में कुछ असामान्य जरूर है। वहां किसी तांत्रिक साधना के संकेत हैं और वह साया, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। इंस्पेक्टर राठी ने जवाब दिया, यह मामला रहस्यमय है, लेकिन हम पुलिस हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। अगली बार हम और मजबूत टीम लेकर जाएंगे। उस रात रमेश ने सोने की कोशिश की, लेकिन जब वह गहरी नींद में गया तो उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह जंगल में है और चारों तरफ अंधेरा है। पेड़ों के बीच वही काला साया खड़ा है और उसकी लाल आंखें रमेश की तरफ देख रही हैं। साये ने कहा, तुम जितना खोजोगे उतना डूबोगे, लौट जाओ,
वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो रवि का हुआ। रमेश चीख कर उठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। वह समझ गया कि यह मामला सिर्फ एक साधारण जांच का नहीं है। रमेश के सपनों ने उसकी जिंदगी को उलट पुलट कर रख दिया था। हर रात जैसे ही वह सोने की कोशिश करता, वह सपना उसे झकझोर कर रख देता। सपनों में वह बार बार जंगल, खंडहर और उस काले साए को देखता जो उसे चेतावनी देता था, तुम जितना खोजोगे उतना गहरे जाल में फंसोगे। साए की गूंजती हुई आवाज बार बार उसके कानों में गूंजती। रमेश का ध्यान उसकी ड्यूटी और रोजमर्रा की जिंदगी से हटने लगा था। उसे लगने लगा था कि यह मामला सिर्फ किसी अपराधी का नहीं, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति का है। एक दिन रमेश ने सोचा कि वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रघुनाथ से बात करेगा। पंडित रघुनाथ 90 साल के थे और चंपापुरा में सबसे अधिक जानकार माने जाते थे। पंडित जी ने रमेश को सुनते ही गहरी सांस ली और कहा, तुमने खंडहर में कदम रख दिया है, अब वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। रमेश ने पूछा, यह खंडहर कौन सा है और वहां का इतिहास क्या है? पंडित जी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। यह जंगल हमेशा से साधारण जंगल नहीं था। बरसों पहले यहां एक तांत्रिक आया था जिसे लोग कालीचरण कहते थे। वह तंत्र मंत्र में निपुण था और काली साधना करता था। वह चाहता था कि उसे अमरत्व प्राप्त हो। इसके लिए उसने कई बलि दी, जानवरों की और इंसानों की। रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो क्या वह अब भी यहां है? पंडित जी ने जवाब दिया, उसकी आत्मा आज भी भटकती है। खंडहर में उसने एक अधूरी साधना की थी। कहते हैं जब तक कोई उसकी साधना को पूरी नहीं करता, उसकी आत्मा यहां फंसी रहेगी। जो भी वहां जाता है वह उसकी नजरों में आ जाता है। तुम भी अब उसके जाल में हो। रमेश पंडित जी की बातों को सुनकर विचलित हो गया, लेकिन उसने तय किया कि वह डर कर भागेगा नहीं। वह पुलिस अफसर था और उसके लिए अपना कर्तव्य सबसे ऊपर था। इंस्पेक्टर राठी ने अगले दिन रमेश को बुलाया और कहा, हम एक और खोज अभियान चलाएंगे। इस बार पूरी टीम तैयार होगी। जो भी यह रहस्य है, हमें इसे खत्म करना है। रमेश ने हामी भर दी। हालांकि उसके मन में अब भी डर था, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं करना चाहता था। रमेश, इंस्पेक्टर राठी और उनकी टीम फिर से खंडहर की ओर बढ़ी। इस बार उनके साथ आधुनिक उपकरण थे, कैमरे, आवाज रिकॉर्ड करने वाले माइक्रोफोन और एक तांत्रिक विशेषज्ञ भी जो तंत्र मंत्र के बारे में जानता था। खंडहर के पास पहुंचते ही विशेषज्ञ, जिसका नाम अजय था, ने कहा, यह जगह अभिशप्त है। यहां कुछ बुरी शक्तियां हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। हमें पता लगाना होगा कि यहां हो क्या रहा है। टीम ने खंडहर के चारों तरफ मुआयना करना शुरू किया। दीवारों पर वही खून से बने चिन्ह थे और वेदी पर राख और सूखी हड्डियां पड़ी हुई थीं। तभी कैमरे में एक अजीब चीज रिकॉर्ड हुई। एक काला साया जो टीम के चारों तरफ घूम रहा था। कैमरे की स्क्रीन पर वह साया कभी बड़ा और कभी छोटा हो रहा था। यह क्या है? सिपाही विजय ने घबराकर पूछा। अजय ने जवाब दिया, यह एक आत्मा है, शायद वही जिसे तुमने पिछली बार देखा था। खंडहर के कोने में एक पुराना संदूक पड़ा था। रमेश ने उसे खोलने की कोशिश की और जब वह खुला तो उसमें एक फटी पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे और उस पर स्याही धुंधली हो गई थी। डायरी में तांत्रिक कालीचरण की खुद लिखी बातें थीं। मुझे अमृतत्व चाहिए। मैंने सारी विधियां सीख ली हैं, लेकिन अंतिम साधना कठिन है। मुझे बलि चाहिए और इसके बिना मैं अपनी साधना पूरी नहीं कर सकता। जब तक यह साधना पूरी नहीं होती, मैं इस जंगल का राजा बनकर रहूंगा। डायरी पढ़ते पढ़ते अजय ने कहा, यह तांत्रिक अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए और बलि चाहता है। यही कारण है कि यहां लोग गायब हो रहे हैं। डायरी पढ़ते ही खंडहर के चारों तरफ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवा अचानक तेज चलने लगी, दीवारें कांपने लगीं और ऐसा लगा कि जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही है। टीम के सदस्य घबरा गए। यहां से जल्दी निकलना चाहिए साहब, सिपाही ने कहा। लेकिन रमेश ने कहा,
नहीं, हमें इस मामले को यहीं खत्म करना होगा, वरना यह आत्मा और लोगों की जान लेगी। तभी खंडहर के बीचों बीच काले धुएं का एक बादल बना और वह साया फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसकी लाल आंखें और चमक रही थीं। तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर क्यों लौटे? साये ने गूंजती हुई आवाज में कहा। रमेश ने अपनी बंदूक तानी, लेकिन अजय ने उसे रोका। यह आत्मा को खत्म करने का तरीका नहीं है, हमें इसकी साधना को बाधित करना होगा। अजय ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों के असर से खंडहर में गूंज तेज होने लगी। आत्मा चीखने लगी और कहने लगी, तुम मेरी साधना नहीं रोक सकते, यह जंगल हमेशा मेरा रहेगा। मंत्र के चलते आत्मा कमजोर होने लगी, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसने खंडहर की दीवारें गिराना शुरू कर दिया। टीम को वहां से भागना पड़ा। जब वे बाहर निकले तो खंडहर धूल और धुएं में लिपटा हुआ था।